हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोजल स्टडी में। तो हम आज जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। प्राइमरी से लेकर अपर तक वर्णमाला से क्वेश्चन बनते ही हैं, और एक ही नहीं, दो नहीं, कम से कम चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे जो वर्णमाला से रिलेटेड है। तो हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला क्या है और वर्ण का क्या अर्थ है। पहले जैसे कि प्राचीन समय था, उस टाइम गुरुकुल में मौखिक ज्ञान दिया जाता था। लिखित रूप में कुछ भी उपलब्ध नहीं था। मौखिक लोग, जो गुरु लोग होते थे, वो अपने शिष्यों को मौखिक ज्ञान देते थे, और उनके शिष्य भी अपने जो उनके शिष्य आगे चलकर होते थे उनको ऐसे ही हमारी परंपरा चलती थी मौखिक ज्ञान की। तो फिर लोगों के मन में विचार आया होगा कि आखिर ये जो हमारा जो ज्ञान है, दी गई शिक्षा है, ये आगे चल के दूसरे को, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लैंग्वेज, जैसे हमने किसी को कुछ कहा और फिर वो उसने किसी को कुछ बताया, तो वो हम प्रॉपर वे में वो ज्ञान नहीं पहुंच रहा था, ज्ञान का विकृत रूप होने लग गया था। तो लोगों के मन में विचार आया कि हमारे इस ज्ञान को हम सुरक्षित कैसे करें, क्योंकि अगर वो लिख कर नहीं कहीं सुरक्षित है तो मौखिक द्वारा बोला गया कब तक सही रहेगा। अगर हमने किसी को बताया, किसी ने किसी को बताया, तो वो उसमें विकृति उत्पन्न होने लग गई थी। तो लोगों के मन में विचार आया कि क्यों ना हम अपने लिखे गए ध्वनियों को अंकित करें। तो इसी विचार को, इसी बात को ध्यान में रखकर जैसे अ के लिए ये वाली ध्वनि बनाई गई, आ ध्वनि के लिए ये वाला शब्द बनाया गया हमारा, ये वाला छोटा आ। तो इसी तरीके से सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग, जैसे ई के लिए छोटी ई के लिए बड़ी, इस तरीके से बनाए गए। तो फिर अब वर्णमाला में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ध्वनियाँ हैं, जो ध्वनियों का लिखित रूप है वही वर्ण है। ध्वनियों का क्या है, लिखित रूप वर्ण है। और वर्ण जो अंकित हैं, जो ये हमारे यही हमारी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है, यही चिन्ह जो जो हमारी ध्वनियाँ हैं, उन्हीं ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है, और उन्हीं ध्वनियों का ही लिखित रूप को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि लिपि किसे कहते हैं, तो ध्वनियों का या ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि होती है। और हमारी लिपि कौन सी है, हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी का निर्माण किससे हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और देवनागरी कौन सी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है। और ठीक है, चलिए। और अब इसका से तो हमें ये क्लियर हुआ कि इसको वर्ण का क्या अर्थ है। ठीक है, वर्ण का निर्माण कैसे हुआ। अभी तक हमने ये जाना वर्ण क्या है, वर्ण का निर्माण कैसे हुआ, और वर्ण को और हम क्या कहते हैं, वर्ण को हम लिपि भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वर्णमाला। अब माला, जैसे कि आप जानते हो, माला का अर्थ होता है एक व्यवस्थित रूप में पिरोए रहना, है ना, जुड़े रहना। तो वर्णमाला का भी यही अर्थ होता है। अभी तो हमने जाना वर्ण किसे कहते हैं, आ ई उ, जो ध्वनियाँ हमारी निकली उसी को वर्ण कहते हैं। वर्ण की एक माला, यानी कि सब वर्णों के एक व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हम ऐसे कभी भी नहीं कह सकते कि क्या यहाँ ऊ लिख दिया, ए लिख दिया, ये कहीं भी उठा के रख दिया तो वो हमारी वर्णमाला नहीं होगी। तो उसको हम एक को वर्ण तो कह सकते हैं, पर उसको वर्णमाला नहीं कह सकते। वर्णमाला हम तभी कहेंगे जब वर्णों का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह रहेगा। व्यवस्थित और क्रमबद्ध जब तक नहीं है, जब तक हम उसको वर्णमाला की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ये तो हो गया हमारा वर्णमाला की परिभाषा। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं कि वर्णमाला के दो भाग होते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर, एक वर्णमाला का एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन
वर्णमाला अगर क्वेश्चन बनता है वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, तो वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहला भाग हम देखते हैं स्वर। पहला भाग हमारा क्या है? स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? आप ये सोच रहे होंगे कि स्वर किसे कहते हैं, ये भी हमें जानना होगा। अगर हम स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो स्वर हम उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। पहली बात तो ये है, इसकी परिभाषा में सबसे पहली मेन बात ये है कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, बिना किसी बाधा या अवरोध के होता है। दूसरी बात स्वर के लिए ये है कि इनके उच्चारण के लिए दूसरे किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, ना ही ये जो स्वर उच्चरित होते हैं ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो ये हमारी इसकी परिभाषा है स्वर की। तो अब दूसरा क्वेश्चन हमारा जो बनता है एग्जाम में वो ये है कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या कहीं पर 11 दी होती है, कहीं पर 13 दी होती है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि हम स्वरों की संख्या 11 लिखें या 13 लिखें। तो चलो ये डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं आपका। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपको अयोगवाह के बारे में जानना होगा। पहले हम अयोगवाह के बारे में जानेंगे, तब फिर आपको पता चलेगी कि स्वरों की संख्या हमें 11 लिखनी है, 13 लिखनी है। ठीक है। तो अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह जो है ये अन और अह इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब अयोगवाह का अर्थ भी जान लीजिए। जब अयोगवाह बता दिए तो उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंदी शब्दानुशासन। तो उसमें उन्होंने इसको अन और आहा को स्वर नहीं माना है, इसको स्वर माना ही नहीं है। अन और आहा को स्वर नहीं माना है, अनुसार और विसर्ग को स्वर की कैटेगरी से बाहर कर दिया है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, अगर सीधा यही पूछ लें कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है, तब तो आप 11 लिखेंगे। अगर एग्जामिनर आपके क्वेश्चन पेपर में होता है कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको 13 लगाना होगा। मूलतः स्वरों की संख्या पूछे तो 11 और कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 13। ठीक है, ये हो गया स्वर। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। पहला भाग हमारा स्वर था और दूसरा भाग हमारा क्या है? व्यंजन। अब हमारा जो वर्णमाला का दूसरा भाग है वो है व्यंजन। क्या है वर्णमाला का दूसरा भाग? व्यंजन। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। अभी तक हमने स्वर के बारे में जाना था कि स्वर जो है वह बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चरित होते हैं। तो उसी के उल्टा ये जो व्यंजन है, व्यंजन किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं। जो स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क लिखा है, क, तो ये क आधा क प्लस आ मिलके बना है। क्या मिलके बना है? आधा क प्लस अ, तब बना का, नहीं तो क होता। ठीक है। खा कैसे बना है? आधा खा प्लस आ। ठीक है, ऐसे बना है। तो अब हमें ये व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है व्यंजन, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजनों की संख्या होती है हमारे कुल 33 कुल हमारे 33 व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये 25 तो हमारे ये हो गए और 4 ये कुल मिला के 33 व्यंजन। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। ये इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। और दूसरा क्या कहते हैं इनको हम दूसरा कहते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उच्चारण स्थान के अकॉर्डिंग वर्गों में बांटे गए हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। और ये दूसरा हमारा है, ये है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा है? य, र, ल, व। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हम अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं।
और इसका एक इसमें य और व को हम अर्ध व्यंजन भी वो अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि य और व इसमें से ऐसे पूछ लेंगे, आपको य और व दे देंगे ऑप्शन में और बोलेंगे इसमें से अर्ध स्वर कौन सा है। तो आप सब सोचोगे कि इसमें ये तो सारे व्यंजन हैं, तो इसमें स्वर अर्ध स्वर कैसे, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, य और व जो होते हैं वो अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ऊष्म मीन्स होता है गर्मी। और जब इन वर्णों को आप उच्चारित करेंगे श, श, स, ह बोल के देखिए, जब इन वर्णों को आप उच्चारित करते हैं तो मुंह से एक ऊष्मा निकलती है, वो भी घर्षण के साथ। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। ये तो पूरे हमारे कुल व्यंजन हो गए। अब व्यंजनों में इसको क्यों नहीं कहा जाता कि कुल व्यंजनों में इनको क्यों नहीं जोड़ा जाता संयुक्त व्यंजन को? इसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि ये दो व्यंजनों के जोड़ से बना है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन के बारे में अब हम जान लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं? संयुक्त व्यंजन में जब दो व्यंजन आपस में जुड़कर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, दो अलग अलग व्यंजन जुड़ के एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी चार ही होते हैं, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और श्र ये भी होता है, ये मैंने टाइप करना भूल गई मैं, श्र ये भी होता है। चार संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं। तो पहले हम जानेंगे, देखिए इससे भी क्वेश्चन बनता है कि छ है वो किस किस दो व्यंजनों से जुड़कर बनता है, ठीक है। तो देखिए श हमारा कैसे बनता है? आधा क और श पूरा सा। और एक इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है कि एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आधा व्यंजन और पूरा व्यंजन मिलकर किस प्रकार के व्यंजन का निर्माण करते हैं। देखिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपसे किसी भी तरह से कैसे भी घुमा कर पूछ ले आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आप अगर क्वेश्चन आंसर ही करके जाएंगे तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। आप जो पढ़े हों चीज़ों को समझिए। व्याकरण जो है ये समझने की चीज़ है, क्योंकि अगर आपको एक दो एग्जाम्पल करवा दिया गया और एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं चलता है, कहीं से भी कुछ भी बना के पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। अब त्रा कैसे बनता है? त्रा बनाने के लिए कौन से दो व्यंजन जुड़ते हैं? आधा त प्लस रा, ठीक है। और ज्ञ के लिए कैसे होता है? आधा ज। इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, एकदम याद रहना चाहिए। वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझ जाइए। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कैसे बन रहे हैं। उच्चारण करना उससे ही पता चल जाता है, ठीक है। श्र बनाने के लिए हमारा कौन सा दो व्यंजन जुड़ा हुआ है? श है और प्लस में आधा श है और प्लस में रा है पूरा, तो क्या बन गया? श्र, ये बन गया, ठीक है। ओके, इतना आपने जान लिया। अब हम जानेंगे, ये तो है, ये तो कुल व्यंजन हो गए, और इसके अलावा भी एक व्यंजन होता है, उसको बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन जो होता है, जो उसी को ही हम द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। वो कौन से हैं? वो हमारा ड है हमारा, और ढ है हमारा। क्या है? ड ढ। ये दोनों हमारे क्या हैं? उच्छिप्त व्यंजन है। इन्हीं को हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो के गुण होते हैं। एक तो इसमें संयुक्त का गुण होता है और दूसरा इसमें उच्छिप्त का व्यंजन के गुण होते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? ड और ढ। चलिए, उच्छिप्त व्यंजन तो हमने पढ़ लिया। अब हम जानेंगे नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में, ठीक है। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित वर्ण व ध्वनियाँ।
तो पहले हम जानेंगे नवीन विकसित वर्ण के बारे में। नवीन विकसित वर्ण हमारे होते हैं ड और ढ, ठीक है, ये दो हैं। अगर पूछे नवीन विकसित वर्ण कौन से हैं तो ड और ढ है। अब फिर पूछे नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हमारी जो हैं वो ज, फ, ओ और ख, क्या है, ख, बिंदी यहाँ पे लगेगी। तो ये नवीन विकसित ध्वनि। अच्छा, उनको वर्ण कहा है, इनको ध्वनि कहा है, क्यों कहा है? क्योंकि जो ड और ढ है वो लिखित रूप में हमें मिलता है, और ज और फ ये है, ये सिर्फ उच्चारण में यूज होता है इन ध्वनियों का। इनको हम लिखने में प्रयोग नहीं करते, इनको हम केवल बोलने में प्रयोग करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा गया है? ध्वनि कहा गया। उनको क्या कहा गया है? उनको वर्ण कहा गया है, ठीक है। चलिए, हमने अभी तक जाना कि व्यंजन क्या है, व्यंजन के कितने भाग होते हैं, सारा कुछ जान लिया। अब ये भी जान लीजिए, हाँ जी, व्यंजन के बारे में हमने सारा कुछ जान लिया ना। अब ये जान लीजिए कि कुल अक्षर कितने, वर्ण हमारे कुल कितने होते हैं। कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 होती है। कितनी वर्णों की संख्या होती है? 52 होती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, अब हम इससे रिलेटेड जो अभी तक वर्णमाला में जो स्वर के बारे में हमने पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा, चलिए एक बार उसको रिपीट कर दें। उसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में लिखे हुए वर्ण क्या होते हैं? हमारे वर्णमाला कहलाते हैं। वर्णमाला में स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि स्वर किसको कहते हैं? स्वर स्वतः ही उच्चरित होते हैं। इसको किसी भी स्वर को किसी भी वर्ण की आवश्यकता सहायता के उच्चरित करने के लिए किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और हमारे दो अयोगवाह होते हैं, एक अनुस्वार व विसर्ग जो होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है ना तो ये स्वर होते हैं, ना ही ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम अयोगवाह कहते हैं। किशोरीदास वाजपेयी के शब्दानुशासन पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है कि अयोगवाह इनको माना गया है। जो इसको अयोगवाह माना गया है, ये बात कहाँ है? ये किशोरीदास वाजपेयी की शब्दानुशासन पुस्तक में दी गई है, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है, 13 होती है। वो मैंने आपको पीछे बता दिया है कि कब हम 11 लिखेंगे और कब हम 13 लिखेंगे, ठीक है। और उसके आगे फिर व्यंजन के बारे में हमने जाना है। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो किसी स्वर की सहायता से उच्चरित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। और फिर एक क्वेश्चन होता है कि व्यंजन के वो व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? एक स्पर्श व्यंजन होता है, और एक अंतस्थ व्यंजन होता है, एक ऊष्म व्यंजन होता है। जो स्पर्श व्यंजन होता है उसी को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, उसी को हम उदित व्यंजन कहते हैं। और जो ये अंतस्थ व्यंजन हैं इनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। और ये जो ऊष्म व्यंजन है इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। अगर पूछ लें कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसकी भी 4 होती है, संयुक्त की भी और ऊष्म की भी 4 होती है। और कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णमाला हमारे उसमें कितनी है? वो हमारे 52 है। चलिए, सारा मैंने दोबारा रिपीट कर दिया आपको। अगर आपको कोई भी डाउट, कुछ नहीं समझ में आया, आप वीडियो को दोबारा देख लेना। और अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन वर्णमाला में पूछे जाते हैं उसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ जी, वैसे तो मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं, लेकिन अगर अब हम ये देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया उसमें से तो क्वेश्चन बनेंगे ही, और ये क्वेश्चन जो पीछे पहले पूछे जा चुके हैं ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा हमने जान ही ली है कि वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ये तो हमने जान ही लिया है। अब वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत लिख दिया है, इसको छोड़ दीजिए, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हाँ जी, ये गलत है, इसको मत नोट करना। हाँ, थर्ड क्या है हमारा? मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। पीजीटी 2005 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मूलतः कितने होते हैं?
52 होते हैं। लेकिन डॉक्टर कांता प्रसाद गुरु के अनुसार अगर पूछ ले कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो 43 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 43 वर्ण होते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को निम्नलिखित में से ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को ही हम लिपि भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं तो वर्ण कहते हैं। वर्ण नहीं रहेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लिपि हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगर वर्ण ना दिया हो, ध्वनि दी हुई दे रखा हो, अगर ध्वनि दे रखा हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगा। अगर वर्ण और ध्वनि दोनों दे रखा है तब आप क्या करेंगे? भाषा की लघुत्तम इकाई अगर पूछ रहे हैं और वर्ण और ध्वनि दोनों दे रखा हो तब क्या करेंगे? तब आप ध्वनि को आंसर करेंगे, वर्ण को नहीं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ध्वनि आती है फिर इसके बाद वर्ण आता है, इसलिए हम ध्वनि को सही मानेंगे। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके, ये तो आप भी जानते हो। ठीक है, ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि मैं और भी वीडियो डालूँ तो वो आपको टाइम पर मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद वर्णमाला से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।